वॉइस सब कुछ क्लियर? जी जी मैडम, एवरीथिंग इज ओके। सर कुछ लोग ये मेरे पास आ रहे हैं वेटिंग रूम में, क्या आप इनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनको अलाउ कर सकते हैं क्लास में? जी जी, मैं सबका किए जा रहा हूँ, आप भी मतलब ओके। मैं कर। ओके। ठीक है, मैं इसको इग्नोर करती हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से मोस्टली ने तो मेरी वीडियो देखी होगी और मेरा इंट्रोडक्शन तो सबके पास होगा, लेकिन फिर भी ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देती चलती हूँ कि आई एम सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेहरा बतूल। ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्पेशलाइजेशन की साइकोलॉजी में। क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेक्चरशिप और जो अपनी थेरेपी एज ए थेरेपिस्ट। और अभी करंटली मैं एपीएस डीसीआई में एज ए इमोशनल काउंसलर काम कर रही हूँ, और इसके साथ मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज ए लेक्चर भी काम कर रही हूँ। और डीएसएम का ये मेरा 5th कोर्स है। 3 कोर्सेज मेरे डीएसएम 5 के थे और एक कोर्सेज मेरा डीएसएम 5 टीआर का था, और ये अब 5th आ गया मेरे पास अगेन डीएसएम 5 टीआर का। अम, अब इंट्रोडक्टरी क्लास है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को पे नहीं किया किसी ने, और अच्छा सा मैंने कोई सोचा ऐसा टॉपिक लिया जाए जो कि स्टूडेंट्स को वाकई ही डिफिकल्ट लगता है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारा ये नोट किया कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किजो, ये ऐसे या ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे। जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पहले मैम इसको आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सबको ये इशू आ रहा है? नो मैम, नो हमें नहीं आवाज मैम, आ मेरी रही तो क्लियर है आवाज। नो मैम, आ, क्लियर है। चाहिए मेरी स्क्रीन क्यों स्टॉप हो गई? अगेन ओनली होस्ट कैन शेयर स्क्रीन। अच्छा, आप सबके पास डीएसएम तो होगा ना? यस मैम। हाँ, तो अगर आप लोग वो ओपन कर लें, नो क्या मैं मैम। आपके साथ अपना ये ग्रुप में ही जो मेरा डीएसएम है ओपन किया हुआ है ना, ये आपको शेयर कर देती हूँ क्लास में ही, ताकि आप लोग यहाँ से देख सकें, क्योंकि मुझे लग रहा है सर मोइन लेफ्ट कर चुके हैं और मेरी स्क्रीन का जो है वो खत्म हो चुका है। ओके मैम, ग्रुप में कर दें। जी जी, मैं ग्रुप में करती हूँ। मैं पेज नंबर भी आपको बता देती हूँ, तो आप सब वही ओपन कर लीजिएगा ताकि कोई इशू ना आए। जस्ट सेंडिंग हो रही है। ओके मैम। अच्छा, तो जब तक ये सेंड होता है तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैडम इसमें दोबारा सेटिंग। मैंने आपको दोबारा उसका वो अलाउ कर दिया, क्योंकि यहाँ से पता नहीं नेट का थोड़ा सा इशू आया था, तो वो दोबारा होस्टिंग मेरे पास आ गई थी। तो अब जो रिक्वेस्ट आ रही है वो आपके, ओके ओके सर। जो रिक्वेस्ट आ रही है वो आपके पास नहीं, तो आप एक्सेप्ट करते जाइएगा साथ साथ काइंडली। सर साथ साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उधर मैंने क्योंकि डीएसएम खोला हुआ है और यहाँ से क्योंकि चले जो आगे हैं। ये हो रहा है कि मैं मतलब कि कर रहा हूँ, तो फिर मतलब आपको अगर होस्टिंग देता हूँ तो फिर मेरी साइड से ऑप्शन जा रहा है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा था। चले। ठीक है सर, ठीक है। बहुत सारे आ रहे हैं, क्या किया जा सकता है। अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको। बाकी मैंने डीएसएम शेयर भी कर दिया है सबको। और एक मिनट मैडम का जरा थोड़ा सा नेट एरर है। मैडम ने प्लीज ज्वाइन करती हैं दोबारा, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। असल में दो, अच्छा मुझे ये बताएं, मतलब डीएसएम पड़ी हुई है, हम शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर ना, हमारा जो ग्रुप है डीएसएम वाला। तो मैडम ने शेयर कर दिया डीएसएम वाले ग्रुप के अंदर ना, जो जो लोग डीएसएम वाले ग्रुप में नहीं है वो मतलब लाइक नीचे ऐड कर लें। अच्छा मुझे ये बताइए, ये सेटिंग किस तरह से होती है कि दो लोग होस्टिंग संभालें इसकी, मतलब कि लाइक जूम की। काइंडली किसी को आइडिया है कि कौन सी सेटिंग पे जाके ओके करना पड़ेगा, बता दें, ताकि मैं फिर एडिशन ऐड करता जाऊंगा ना लोगों को। मैडम आपको लेक्चर दे दी रहेंगी। जी सर, वो मैंने एक्चुअली कर दिया था। मैंने बाकी ग्रुप में डीएसएम शेयर कर दिया। मैं पेज नंबर आपको बताती हूँ। डीएसएम का पेज नंबर है जी 140। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। डीएसएम का बाइपोलर का पेज नंबर है 140। वो लोग आप सब ओपन कर लें। बाकी सर आप मुझे वो बना दें एडमिन, ताकि मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूं। जी मैडम बना दिया, आप काइंडली कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है।
तो अगर कोई स्क्रीन शेयरिंग में इशू आ जाता, अब सर मैं किसी को नहीं करने वाली एडमिट, क्योंकि वो सारी चीजें हट जाती हैं। अच्छा, मेरे पढ़ाने का तरीका कार क्या है, अब बाकी चीजों को हम जरा करते हैं स्किप और आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे आप देखेंगे बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर है ना डीएसएम का, इसका जो ये पहला पेज होता है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आगे जितने भी डिसऑर्डर होते हैं ना, वो स्पेसिफिक डिसऑर्डर की आपके पास क्राइटेरिया आता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना आपके पास, इस जो मेन डोमेन है, अब जैसे बाइपोलर है, इसका कोई स्पेसिफिक कोई ना कोई आपको रेड फ्लैग बताया होता है। रेड फ्लैग मीन आपको ये बताया होता है कि आपका अगर जो क्लाइंट है उसमें वो अगर ये क्लेम करता है मुझे नींद नहीं आती, मेरे में एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये अलार्मिंग सिग्नल है कि पर्सन को मेनिया है। ठीक है, इसी तरह ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बाइपोलर का ये जितना भी है ना, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट लिखी हुई है फर्स्ट पैराग्राफ में, जो कि आप लोग पढ़ेंगे खुद, मैं इसमें से मेन चीजें हाईलाइट करवा रही हूँ। कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी है इसकी प्लेसमेंट के बारे में, कि बाइपोलर है, इससे ऊपर आप स्किजो यानी साइकोटिक डिसऑर्डर देखेंगे, और बाइपोलर के नेक्स्ट आप डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स देखेंगे, डिप्रेशन के। इसको बीच में रखने का, देखें अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, मैं इसको कुरान से रिलेट नहीं कर रही, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कुरान पाक का नजूल तो वक्तन फवक्तन होता रहा था, लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट है उसको किताब की शक्ल में बनाने के लिए रिलेशन के साथ जो है सूरतें रखी गई। इसी तरह ये जो डीएसएम है ना, इसको हर डिसऑर्डर को रिलेट करके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रखा गया है। यानी कहने का मकसद यह है कि स्किजोफ्रेनिया को जब भी आप डायग्नोस करेंगे तो आप क्लेरिफाई करेंगे कि कहीं उसको बायपोलर तो नहीं है। बायपोलर आइडेंटिफाई करें तो आप ऊपर देखेंगे स्किजोफ्रेनिया और डिप्रेशन का पूरा क्राइटेरिया क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं उनको वो तो नहीं है, मैं गलत डायग्नोस तो नहीं कर रही। बात मेरी समझ आ रही है कि इनके सिम्टम्स स्किजो के बायपोलर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बायपोलर के डिप्रेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। इनमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। ये बात मेरी क्लियर हुई? यानी ये एक ब्रिज है, स्किजो और डिप्रेशन के बीच में ब्रिज है कौन? बायपोलर डिसऑर्डर्स। तो अगर कभी भी किसी भी क्लाइंट को बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस करें तो प्लीज क्लेरिफाई करें कि कहीं इसको कोई साइकोटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, मैं गलत डायग्नोस तो नहीं कर रहा या कर रही। बाकी इसका जो पैराग्राफ 2, 3, 4, 5 है ना, इसमें शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है कि बाइपोलर 1 क्या है, बाइपोलर 2 क्या है और साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर क्या है। इसको अभी डिस्कस नहीं करी, हम डायरेक्टली आ जाते हैं इसके मेन क्राइटेरिया पर। अच्छा, एक और चीज बताती चलूं, यहाँ पर मैं आपको बाइपोलर 1 ड्यू टू सब्सटेंस यूज, ड्यू टू मेडिकेशन, ड्यू टू अदर स्पेसिफाइड, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि उसमें सिर्फ चेंज क्या है, यही सारा क्राइटेरिया उसमें लिखा क्या होता है कि ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं ड्यू टू सम सब्सटेंस, यानी आपने कोई नशा वगैरह या कोई ऐसी चीज ली हुई है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे मैनिया ड्यू टू फलाना सब्सटेंस यूज, मैनिया ड्यू टू दैट मेडिकल कंडीशन। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको मेन समझने की ये जरूरत है कि व्हाट इज बाइपोलर 1, व्हाट इज बाइपोलर 2, और उसको हम साइक्लोथाइमिक कब कहते हैं। ये बात क्लियर हुई मेरी? कोई भी एक स्टूडेंट माइक करके यस कह दे। चले जी, चले। अच्छा, बहुत बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में। अच्छा, क्लास का एक रूल हम लाजमी रखेंगे, जो कोई भी क्लास में आएगा उनके पास पेज चाहे डायरी जहाँ पे भी नोट करते हैं और पेन लाजमी होगा। क्योंकि मैं पढ़ तो यहाँ से रही हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ कुछ टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात शेयर करती जाऊंगी, जो कि आप उसके साथ लिखेंगे, जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे देखें बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 का बहुत मेजर डिफरेंस बताने जा रही हूँ। अगर किसी के पास पेन पेंसिल है तो उस पर वो नोट डाउन कर ले। बाइपोलर में बेसिकली 3 एपिसोड आती हैं, बाइपोलर 1, 2 की नहीं बात करी, बाइपोलर की बात करी। बेसिकली 3 एपिसोड आती हैं। देखें, फर्स्ट मेनिया है, सेकंड इज हाइपोमेनिया एंड थर्ड वन इज मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। अब हम इसको बाइपोलर 1 कब कहते हैं? बाइपोलर 1 हम तब कहते हैं जब मेनिया और डिप्रेशन साथ आ रहे हो, मेनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड जब आ रही हो तो हम उसको कहते हैं बाइपोलर 1। लेकिन अब मेनिया जब बीच में से हट जाए और हाइपोमेनिया और डिप्रेशन साथ साथ आ रहे हो तो तब वो होता है बाइपोलर 2। बात समझ आ रही है? मेनिया और डिप्रेशन साथ आएगा तो इट विल बी अ बाइपोलर 1। लेकिन हाइपोमेनिया और डिप्रेशन साथ में आ रहा है तो साथ में मतलब यह है कि पहले हाइपोमेनिया की एपिसोड आ गया, फिर डिप्रेशन की आ रही है, या डिप्रेशन की आई है तो फिर बाद में हाइपोमेनिया की आ गई है, तो ये हमारे पास बाइपोलर 2 होगा। और जब हाइपोमेन यानी बाइपोलर 2 को कंसेक्टिव 2 साल हो जाएं तो हम उसको साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर कह देते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में है। मेनिया और डिप्रेशन लीड्स टू बाइपोलर 1,
हाइपोमेनिया एंड डिप्रेशन लीड टू बाइपोलर 2, एंड बाइपोलर 2 को 2 साल हो जाए तो इट विल कॉल्ड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। इस चीज में, इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। जी मैडम चलो काइंडली मैडम 1 मिनट जरा वो बाकियों को ऐड कर लें, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट नहीं हो रही है, जरा उन्हें ऐड कर लें तो। हाँ, जी जी, कहाँ से एक्सेप्ट होगी? जी कर रही हूँ सर। 3 ही है, ठीक हो गया। अब ये बात होपफुली क्लियर होगी। यस मैम। अभी देखें ना, बीच में कितनी डिस्टॉर्शन आ जाती है। चलें, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी मेनिया के एपिसोड को। अब मैं पहले करूंगी मेनिया, फिर हाइपोमेनिया और फिर डिप्रेशन को करूंगी। अब क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया बाइपोलर 1 क्या है और बाइपोलर 2 क्या है। देखें, मेनिया को जो मेन अलार्मिंग सिग्नल है ना, मेन अलार्मिंग सिग्नल, वो आपका क्राइटेरिया ए में उन्होंने बताया हुआ है, दैट इज डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ एबनॉर्मल परसिस्टेंट। अब आपको जब मैं ये वर्ड बोल रही हूँ ना, किसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन हो ना, जब मैं ये सेंटेंस पूरा कर दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं, नेक्स्ट पे मूव करने लगी हूँ, आप कोई भी बच्चा अनम्यूट करके कहे मैम आप मुझे इस वर्ड का मतलब बता दें, ठीक है? क्योंकि ये मैं आपको समझाऊंगी तो अपनी तरफ से पूरा करके, लेकिन जहां कहीं पे भी कोई इशू आया तो आप मुझे स्टॉप करके वहीं पर पूछ सकते हैं। जब मैं अलाउ कर देती हूँ तो और कोई आ जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या, डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंटली एलिवेटेड। परसिस्टेंट का क्या मतलब है? लगातार उनका रहेगा। एलिवेटेड मतलब हाई। एक्सपेंसिव भी क्या होता है? एक्सपेंसिव चीज क्या होती है? जो प्राइस में हाई होती है। एलिवेटेड, एक्सपेंसिव, इरिटेबल उनका क्या है? मूड। अच्छा, यहाँ पे आगे भी लिखा है एबनॉर्मली एंड परसिस्टेंटली इंक्रीज इन एनर्जी, और क्या लिखा हुआ है? लास्टिंग। अच्छा, दो चीजें, दो अलार्मिंग सिग्नल आगे मेनिया के, बेशक आप लिख लें, एक उनका मूड और दूसरा उनकी एनर्जी और एक्टिविटी। तीन चीजें उनकी हमेशा हाई रहेंगी, एलिवेटेड रहेंगी, इरिटेबल रहेंगी। आप बस ये याद रख लें कि उनकी एनर्जी, उनका मूड और उनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत हाई रहेंगी। कब तक हाई रहेंगी? पूरा 1 हफ्ता। जब तक आपको ये क्लाइंट नहीं कहता कि पिछले 1 हफ्ते से, पिछले 3 महीनों से, पिछले 1 साल से इसकी जो एक्टिविटी है, इसका मूड है, वो बहुत एलिवेटेड है। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम 1 वीक से कम ना हो, 1 वीक से ज्यादा बेशक जितना हो जाए, ठीक है? ये जो अलार्मिंग सिग्नल है इसका एटलीस्ट 1 वीक, और 1 वीक ऐसा नहीं मतलब मंडे को उसका एलिवेटेड है, ट्यूसडे को नॉर्मल है, वेडनेसडे को फिर एलिवेट, ऐसा नहीं। हर दिन और पूरा दिन उसका यही रहेगा। मतलब अगर वो सुबह उठा है, सुबह उठते सार उसका वो मूड एलिवेटेड रहा है, तो रात तक वो रहेगा और अगली सुबह फिर वही रहेगा। बात समझ आ रही है? ये इसका अलार्मिंग सिग्नल है। अगली जो बी में कहते हैं, बी में कहते हैं ऊपर वाले सिम्टम के साथ साथ उसमें जो नीचे 7 बताए इनमें से कोई 3 का भी होना जरूरी है। अब वो ऊपर वाले पढ़ते सारे हम सह, मैं आपको 7 के साथ समझाऊंगी, लेकिन मेनिया में जो मैंने अपनी लाइफ में भी 8 से 9 पेशेंट देखे हैं, जो सबसे ज्यादा सिम्टम पाए जाते हैं, एक उनमें नींद बहुत कम होती है, उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और टॉकेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया? याद रखिएगा 3 सिम्टम ज्यादातर उनमें ये होता है, इनकी टॉकेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, स्लीप बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बाकी हम इसको भी जरा जूम करके देख लेते हैं क्राइटेरिया बी को। अब ऊपर वाली लाइन में नहीं पढ़ी, उसमें सिंपली ये रखा है कि ऊपर जो हमने अलार्मिंग सिग्नल पढ़ा उसके साथ साथ नीचे 7 में से कोई भी 3 सिम्टम्स का होना जरूरी है। अब वो क्या है? इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम या ग्रैंडियोसिटी। ये क्या होता है? अपने आप को, वो कहते हैं ना, बहुत तीस मार खान या तोप चीज समझना। होते कुछ नहीं है लेकिन अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझना। जैसे मेरा एक पेशेंट था, मुझे याद है, उनके पास खाने के लिए मेरे ख्याल से 50 रुपए नहीं थे और कहते थे मैंने तो अभी 3 अरब का सौदा करवाया है, मैं तो इतना बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अपनी जात को बहुत के बारे में बहुत बड़े बड़े गुमान रखना। फिर है जी डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, नीड फॉर स्लीप ऐसे डिक्रीज नहीं होती, मतलब दिन में वो मुश्किल से 3 घंटे सोते हैं, लेकिन जब वो उठते हैं तो वो ऐसे एक्टिव होते हैं जैसे कि वो 8 घंटे की पूरी नींद करके उठे हुए। ये याद रखिएगा, वो ये नहीं कहते कि मुझे नींद कम आती है, वो कभी भी आपसे ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि मुझे नींद कब आती है, क्योंकि वो नींद 3 घंटे की भी पूरी करते हैं ना, तो वो बहुत एक्टिव होते हैं। और ये आपको हमेशा उनके इन्फॉर्मेंट्स बताते हैं कि ये बहुत कम सोता है। समहाउ क्लाइंट भी बता देता है कि मुझे नींद कम होती है लेकिन मुझे इससे कोई इश्यू नहीं होता। ये बार बार रिपीट करिए, उनकी नींद कम होती है लेकिन इनकी नींद की वजह से इनके अंदर ये साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं आते, वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं। तीसरी बात, मोर टॉकेटिव देन यूजुअल और प्रेशर्ड, यानी इनको कोई कहता नहीं है लेकिन वो खुद इतने टॉकेटिव होते हैं। अब यकीन मानिए, मेरी क्लाइंट थी, वो लगातार, यानी मुझे तो वो बोलने का मौका ही नहीं देती थी, राउंड लगाती, एक पूरा दिन चलती थी,
यानी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और 1 मिनट जो उसका जुबान रुके, मतलब लगातार बोली जा रही है, कभी क्या कभी क्या। तो तीसरी उसकी चीज आ गई, टॉकेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। चौथा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो गए या थॉट्स आर रेसिंग। फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होते हैं, यानी उनकी बार बार वो कोई ना कोई बात किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब वो पूरा दिन मेरे से बात करी है तो बात क्या करेगी, कजन की शादी की तैयारियों से शुरू हुई, अम्मी अच्छी नहीं है, अब्बू अच्छी नहीं है, फिर किधर 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 घूम के अपनी पढ़ाई से, मतलब एक बात पर तो टिकेगी ही नहीं, पूरा दिन बात करेगी विद फ्लाइट ऑफ आइडियाज। पांचवा बात है जी डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेबल हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सॉरी। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो मेरे से बात करी है कि मेरी कजन की शादी, और मैंने अब ये मैं बार बार कजन की शादी से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेनिया वाले ना मेरे अपने क्लाइंट्स मेरे जहन में आ रहे हैं। तो उसने क्या कहती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे से बात करी मेरी कजन की शादी, मैं उससे बीच में टोक के कहूंगी अच्छा आपकी अम्मी क्या करती है, अम्मी तो हर टाइम मुझे डांटती रहती हैं, वो कजन की शादी को भूल गई। या एक और एग्जांपल देती हूँ, मैंने उससे ये कहा कि आपको ये इश्यूज कब से आने शुरू हुए हैं। पहले तो वो कहेगी मुझे तो कोई इश्यू ही नहीं है, मुझे जबरदस्ती के लेके आए हैं। फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा लेकिन फिर हाँ, लेकिन मुझे तो ब्लैक कलर में एवल कभी कभी नजर आता है, हाँ ऐसा होता है। यानी मैं उसको इजीली अपनी कोई भी वो बात करिए, मैं उसको वो बात चांद की करिए, मैं जमीन को लाऊंगी, वो जमीन पे शुरू हो जाएगी। यानी इजीली डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं ये। इंक्रीज इन गोल्ड एक्टिविटी या साइकोमोटर एजिटेशन होती है, यानी अब जो मेरी क्लाइंट थी ना, वो कहती थी जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। अब ये है तो उसका एक गोल है ना, उसकी तरफ एनर्जी उसकी ज्यादा है, उसने वैसा कॉस्ट्यूम पहनना शुरू कर दिया, वैसे काम करने शुरू। और साइकोमोटर एजिटेशन जैसे मैंने आपको बताया, बस वो लगातार घूमती रहती है, घूमती रहती है, चलती रहती है, दिस इज पर्पसलेस जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं, वो हो गया। सातवां है एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज दैट हैव हाई पोटेंशियल ऑफ पेनफुल कंसिक्वेंसेस। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। अच्छा पहले ये बता दे, चीज होती क्या इसमें होता है कि क्लाइंट ऐसे एक्ट करता है जिसकी वजह से या उसकी अपनी जात को या उससे जात से जुड़े लोगों को तकलीफ होती है। जैसे कि जो मेरी क्लाइंट थी, इसके फादर दर्जी थे, लेकिन ये जाके बेफजूल, मतलब इसने फॉर एग्जांपल इसने स्किन पॉलिशर लिया तो उसने 50 स्किन पॉलिशर ले लिया। यानी इसकी जरूरत एक से पूरी हो सकती है लेकिन वो 50 खरीद लेगी। जरूरत से ज्यादा फजूल खर्ची करना, ये भी मीनिया की पेशेंट की एक सिम्टम होता है। ठीक हो गया। बट ये जो मैंने आपको 7 डिस्क्राइब किया ना, इनमें से किसी भी 3 या 4 का होना जरूरी है। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, उनकी एक्टिविटी, उनकी एनर्जी और उनका मूड क्या है, हमेशा एलिवेटेड एक्साइटेड रहेगा। अच्छा ये याद रखिएगा, सी डी क्राइटेरिया हर डिसऑर्डर का पढ़ना मैं इस वजह से नहीं पढ़ती क्योंकि सब में यही लिखा होता है कि जितनी भी इम्पेयरमेंट होती हैं, मतलब जितने भी ये सिम्टम होते हैं, वो इम्पेयर करते हैं उनकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और फंक्शनल लाइफ को। ऑब्वियसली जब वो इम्पेयर्ड होंगे, उनको अफेक्ट होगा, तभी तो वो हॉस्पिटल आते हैं। अगर उनकी लाइफ इफेक्ट ही नहीं होती इन सिम्टम से तो कोई भी डॉक्टर के पास आता ही नहीं है। सो सी सिम्टम्स, सी क्राइटेरिया हमेशा डिसऑर्डर का यही होता है। हाँ डिफरेंस ये आ जाता है, स्वेयर, माइल्ड और मॉडरेट किस तरह से इफेक्ट होती है। मेनिया में ये याद रखिएगा, उनकी जो लाइफ है, उनकी ऑक्यूपेशनल है, उनकी पर्सनल, उनकी एकेडमिक, कोई भी लाइफ है, वो स्वेयरली इम्पेयर्ड होती है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे जो एक मेनिया की क्लाइंट था, उनको हॉस्पिटल में भी बांध के रखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, वो रुकती ही नहीं थी कहीं पे। और जो लास्ट होता है वो ये होता है कि जितने भी सिम्टम्स हैं वो किसी ड्रग, किसी और साइकोटिक सिम्टम की वजह से ना आ रहे हो। ठीक हो गया। अब मेनिया में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई लफ्ज ऐसा नजर आ रहा हो जो उसके बारे में पूछना चाह रहा हो तो अभी पूछे, वरना हम हाइपोमेनिया पे मूव करेंगे। नो मैम। एटलीस्ट 3 नो आ जाए तो मैं हाइपोमेनिया पे चलूंगी। एक आ गई और नो मैम क्लियर है। क्लियर है चले मैडम, जी, 3 बाकी नो आवाज सबको क्लियर आ रही है और मैडम सबको अप्रूव भी च- कर देना साथ साथ मजीद। मैं चेक कर लूं कोई आया है। ओके 3 आए हैं। चलें जी, मेनिया क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हाइपोमेनिया पे। हाइपोमेनिया को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसके मेन आपको ना 2 डिफरेंसेस बता देती हूँ जो मेनिया और हाइपोमेनिया में ही है, ताकि अगर कोई लिख रहा है या कोई अच्छी तरह से सुन रहा है उसको याद रखिएगा। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया, अलिफ बे का भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस के इधर आता है, जैसे आप यहाँ पे, मैं जूम भी कर रही हूँ, इधर लिखा हुआ है 1 वीक। ठीक हो गया। अब हाइपोमेनिया में देखें, इसको मैं जूम कर रही हूँ, इट इज ओनली 4 डेज। मैंने आपको मेनिया में ये चीज एक्सप्लेन की ना कि 1 वीक से कम ना हो। 1 वीक से कम है तो इट विल कंसीडर एज हाइपोमेनिया एपिसोड। 1 वीक से ज्यादा, मतलब 4 दिन 5 दिन से ज्यादा 1 वीक हो गया है तो इट विल कंसीडर मेनिया एपिसोड। लेकिन ये डेफिनेट डिफरेंस नहीं है, इस पे कभी भी रहिएगा नहीं क्योंकि डेफिनेट डिफरेंस अगला है।
एक दो ही डिफरेंस है, एक ये है कि डेज कम है, दूसरा जो मेन डिफरेंस हमारा, ये देखें क्राइटेरिया ई, यहाँ पे देखें सी, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है द मूड डिस्टर्बेंस इज सफिशिएंटली स्वेयर, यहाँ पर क्या है, बहुत स्वेयर डिस्टर्बेंस आती है, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया ई में देखें, ई द एपिसोड इज नॉट स्वेयर इनफ, ठीक है, इतनी स्वेयर नहीं होती कि हम उसको इम्पेयर्ड कर दें, हाँ, लेकिन ऊपर क्राइटेरिया सी देखें कि वो नोटिसेबल जरूर होती है, जब उसके अंदर वो सिम्टम आते हैं तो नोटिसेबल जरूर होते हैं कि ये बंदा अब नॉर्मल से हट गया है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स में, उसकी फंक्शनैलिटी में इम्पेयरमेंट नहीं लाती, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स में चेंज जरूर आ जाता है। बाकी अलिफ से ये तक हाइपोमेनिया और मेनिया सेम है। अब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो ये कहता है कि नहीं इतना अफेक्ट नहीं करता, बट ये पता नहीं क्यों हर दूसरे तीसरे दिन ये अजीब सा बिहेव करना शुरू हो जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन, कंसेक्टिव 4 दिन ही है यहाँ पे, लेकिन अजीब सा बिहेव करने शुरू हो जाता है। मेनिया वाले क्यों होंगे, ये तो हमारे काबू में ही नहीं आता, लोगों को मारने शुरू कर देता है। बात समझ आ रही है? मेनिया में आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपकी जो लाइफ है, वो स्वेरली इम्पेयर्ड होती है। हाइपोमेनिया में ये होता है कि आती हैं चेंजेस, आती हैं नोटिसेबल चेंजेस आती हैं, लेकिन वो आपकी लाइफस्टाइल को इम्पेयर नहीं करता। ठीक हो गया? बाकी सारा मेनिया और हाइपोमेनिया सेम है। अच्छा देखें, जो मैंने एक दिन का क्लास में गैप दिया ना, यानी मंडे को क्लास है ट्यूसडे को नहीं, वो मैंने इसीलिए दिया कि कुछ अच्छे स्टूडेंट जो बाकी डीएसएम समझना चाहते हैं, वो जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर वो उसी टाइम या नेक्स्ट डे पढ़ते हैं, उनको कोई क्वेश्चन याद आ जाता है, तो वो जो बीच में एक दिन होगा या मेरे से क्वेश्चन कर लें, या जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे होंगे ना नेक्स्ट टॉपिक, तो मैं 5 मिनट दूंगी कि पीछे कोई क्वेश्चन अगर रह गया तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। इसीलिए एक एक चीज को नहीं, क्योंकि हमारी 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास है, उसमें अगर मैं एक एक चीज को डिस्कस करने शुरू हो जाऊं ना, तो फिर आपके केसेस और वो सारी चीजें यहीं पर रह जाएंगी। सो ये आप लोगों ने पढ़ने का काम खुद है, समझाने का काम मेरा है। ठीक हो? हाइपोमेनिया क्लियर? मैम आई हैव क्वेश्चन। जी जी, यस यू कैन। क्वेश्चन ये है, एज यू सेड कि मैम हाइपोमेनिया में इतनी सिवियरिटी नहीं आती है कि वो इतनी इम्पेयरमेंट कॉज करे। मैम जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, सबसे बड़ी ही निशानदेही यही होती है कि इट मस्ट कॉजेज द इम्पेयरमेंट। तो हम आइदर इट इज लाइक कि इतने जो हाइपोमेनिक के जो पेशेंट्स होते हैं वो इतने लाइक अप्रोचेबल नहीं होते हैं, या वो अप्रोच करते नहीं है, लाइक इस चीज तक भी बात जाती है उनकी डायग्नोसिस के लिहाज से या उनके इंटरवेंशन के लिहाज से। सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। लाइक आप ये कहना चाह रही हैं कि मतलब, नहीं सॉरी मुझे क्लियर ही नहीं हुआ, आप एक दफा रिपीट करें। मैम आपने ये बोला ना कि लाइक मेनिया की एपिसोड होती है तो इट्स अ स्वेयर इतनी होगी, उसकी फंक्शन इम्पेयरमेंट को कॉज करेगी। एंड हाइपोमेनिया इज एग्जैक्टली द सेम, बट लाइक एज द वर्ड हाइपो इट इज सजेस्टिंग कि चीजें हैं मगर इतनी स्वेयर नहीं है कि वो इम्पेयरमेंट कॉज करें। मैम जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डेफिनेशन ही हम जब पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, सबसे पहली जिसमें निशानदेही यही होती है कि इम्पेयरमेंट कॉज करे, आपकी फंक्शनैलिटी को कॉज करे। तो मैम अगर हाइपोमैनिक पेशेंट्स में इम्पेयरमेंट नहीं हो रही है तो क्या इनकी डायग्नोसिस में या इनकी इंटरवेंशंस में या इन लोगों को अप्रोच करना या इनको क्लिनिशियंस तक अप्रोच करना, इस चीज तक मैम कोई लाइक बैरियर के तौर पर कॉज करती है द डिसऑर्डर इटसेल्फ? देखें नहीं देखें, ये चीज ना, एक है हाइप स्वेयर है और एक है कि नॉट इम्पेयरमेंट है, नोटिसेबल इम्पेयरमेंट है, लेकिन इस कदर नहीं है कि उसको बांधा जाए। ये बात नहीं, इम्पेयरमेंट हाइपोमेनिया में भी आती है, यानी उसके जब 4 दिन वो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, उसको नींद नहीं आ रही, एक्टिविटी ज्यादा, और ये चीज है। जैसे मैं इसका आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मेनिया में उनके अंदर अग्रेशन होता है। मेनिया वाले क्या करेंगे, चीजें उठा के लोगों को मारना शुरू कर देंगे। अब मे भी हाइपोमेनिया वाला है कि वो हाथ में उठा के पेज को जोर जोर से फाड़ना शुरू कर दे। सिम्टम्स आते हैं, इम्पेयरमेंट आती है, लेकिन वो इस हद तक स्वेयर नहीं होती कि मेनिया वालों को, मैं आपको बता रही हूँ ना, हमेशा उसके पास कोई ना कोई बंदा रहता है या उनको बांधा जाता है। हाइपोमेनिया में ये चीज नहीं आती, नोटिस होता है तभी तो वो हॉस्पिटल में आते हैं। लेकिन हाइपोमेनिया का ना, मैंने अपने खुद देखा है कि जब बाइपोलर 2 स्टार्ट हो जाता है, यानी डिप्रेशन की भी एपिसोड आने शुरू हो जाती है, तब मोस्टली क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो अप्रोच करते हैं साइकोलॉजिस्ट को या थेरेपिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को, सॉरी। लेकिन मेनिया में तो ऑब्वियसली उसने जिंदगी अजाब की होती है अपनी, क्या सब की, तो वो फौरन से ही उनको ले आते हैं।
सो बात ये है कि सिम्टम्स दोनों में आते हैं, नोटिस दोनों में कर रहे होते हैं, लेकिन मेनिया में होता है फौरन डॉक्टर को रुजू करना है। हाइपोमेनिया में वो थोड़ा सा घर में भी मैनेज कर लेते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि 4 दिन की एपिसोड है, 4 दिनों बाद ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बात समझ आई? देखो हाइपोमेनिया यानी बाइपोलर 2 को साइक्लोथाइमिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 4 दिन की एपिसोड होती है, फिर खत्म होती है, फिर 4 दिनों की शुरू हो जाती है। यानी लोगों को होता है, लोग ये परसीव कर लेते हैं कि शायद इसके साथ कोई मसला है, खुद ही ठीक हो जाएगा, ये चीज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल बाबा जी से दम करवाया, ये ठीक हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे तो उसकी एपिसोड का ड्यूरेशन ही खत्म हो गया, 4 दिन में वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, नहीं, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। हाइपोमेनिया के इतने ज्यादा पेशेंट आपको यानी बाइपोलर 2 के कम ही को देखने को मिलते हैं, ज्यादातर बाइपोलर 1 के ही होते हैं। लेकिन कुछ अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं या जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज की नो हाउ होती हैं, तो बाइपोलर 2 के भी आपको देखने को मिलते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड अवर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, मैं ऊपर तो आपके पास ये था ना कि एलिवेटेड मूड और वो चीज रहेगी रहेगी, यहाँ पर दो चीजों में से कोई एक चीज लाजमी होगी, उसके साथ नीचे वाले सिम्टम्स में से भी कुछ आता है। जो चीज दो लाजमी होती है, दोनों में से कोई एक, डिप्रेस मूड रहता है या उनकी लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है एक्टिविटीज में, उनको प्लेयर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेस मूड तो सबको ही पता है क्या होता है, उदास रहते हैं, चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। लॉस ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पहली तो बात है, वो किसी घर का कोई फंक्शन है, बाहर कोई फंक्शन है, उसमें जाते ही नहीं, अगर चले जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो जिस मूड के साथ जाते हैं उसी मूड के साथ वापस आते हैं। बेसिकली डिप्रेस मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, ये साइड बाय साइड ही चलते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट ऐसे कर भी नहीं सकते, क्योंकि डिप्रेस मूड में यही होता है कि आप बाहर कहीं जाते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या है कि इन दोनों में से कोई एक सिग्नल लाजमी होगा, उसके साथ साथ ये जो नीचे 9 बताए हुए हैं, इनमें से भी कोई ना कोई 5 या 4 लाजमी होंगे, 5 लाजमी होंगे। लेकिन हम लोगों के पास अगर 2-3 सिम्टम भी आ रहे होते हैं ना, तो हम डिप्रेशन डायग्नोस कर देते हैं। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहला अच्छा, पहले जो 2 सिम्टम्स हैं इनको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि इसमें यही लिखा है उनका डिप्रेस मूड होगा, या तो आपको क्लाइंट खुद बताएगा कि मेरा फलाने इतने अरसे से ना मेरा बस मूड बहुत अजीब से रहता है, मेरा किसी से मिलने का दिल नहीं करता, या जो उसके साथ इन्फॉर्मेंट होते हैं ना वो आपको बताता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे एक पढ़ देती हूँ, डिप्रेस मूड मोस्ट ऑफ द डे नियरली एवरी डे इंडिकेटेड बाय अदर्स, यानी किसी ने ऑब्जर्व करके बता दिया है, या क्या है, कैन बी सेल्फ रिपोर्टेड, यानी या आपका जो क्लाइंट है वो खुद बताएगा। अदर कैसे हैं? जैसे अदर्स में लिखा हुआ है अपीयर्स टीयरफुल, हर दफा हर दम लगता है उसकी आंखों में आंसू ही भरे हैं, उदास ही है। और बच्चों में क्या होता है, ये इरिटेबल मूड होता है। दूसरे में क्या लिखा होता है, उसका लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, या वो भी है वो या खुद सेल्फ रिपोर्टेड होगा या ऑब्जर्व बाय अदर्स है। पहले जो 2 हैं वो वही है, मूड डिप्रेस्ड रहेगा और उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा दूसरी एक्टिविटीज में। अब आ जाता है तीसरा, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिप्रेशन के पेशेंट में देखा ही देखा जाता है, या तो उसका वेट गेन हो जाता है या वेट लॉस हो जाता है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेट लॉस होता है, कोई डाइट फॉलो नहीं होती, वेट गेन हो जाता है, कोई एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड नहीं होता। बात समझ आ रही है? कोई ऐसा काम नहीं किया जाता जिसकी वजह से वेट या लूज हो रहा है या वेट गेन हो जाता है। 80 to 85% ज्यादातर वेट लॉस होता है डिप्रेशन के केसेस में, बहुत रेयर केसेस में वेट गेन भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन विदाउट डाइटिंग और विदाउट एक्सेसिव फूड इनटेक उनका बॉडी जो वेटेज होता है, बॉडी जो शेप होती है वो चेंज होने शुरू हो जाती है। उससे भी ज्यादा अलार्मिंग सिग्नल होता है, जैसे मेनिया में क्या था कि उनको नींद आती ही नहीं है, लैक ऑफ, उनका तो ज्यादा नींद आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन डिप्रेशन में बहुत सारे क्लाइंट्स को जो होते हैं ना, ज्यादा नींद आने शुरू हो जाती है, हाइपरसोनिया हो जाता है। लेकिन कुछ को इंसोमिया भी होता है, उनको भी नींद नहीं आती है, वो कहते हैं भी हमारी बस सोचें बहुत ज्यादा होती है, हम सोचते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती। और कुछ क्लाइंट ये कहते हैं बस मेरा दिल कहता है मैं सोया ही रहूं। ये भी एक किसका अलार्मिंग सिग्नल है? डिप्रेशन का। पांचवा साइकोमोटर एजिटेशन, ऊपर बताया, जो पर्पसलेस इनकी मूवमेंट होती है वो हो गया, वो बहुत ज्यादा होती है। फटीक है, आपको डिप्रेशन के पेशेंट ये बहुत, मेरे बस थकावट होती है, मुझे लगता है मेरे जिस्म में जान ही नहीं है, पट्टे खिंच गए हैं, जिस्म में दर्द रहता है। ये इनकी कंप्लेंट डिप्रेशन वालों की फिजिकल कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। सातवां आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, इवन की वेट लॉस और इंसोमिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिप्रेशन वाले में देखी जाएगी, वर्थलेसनेस और गिल्ट फीलिंग। वो देखें, इंसोम्निया और जो डिप्रेशन है बिल्कुल ऑपोजिट है। इंसोम्निया में वो खुद को, जात को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर अभी कितने हुए हैं? 15 हुए हैं। हाँ, गया मेरा रीजन ये।
सो हमने यहाँ तक किया था कि डिप्रेस मूड, इंसोम्निया को भी डिस्कस कर लिया था, फटीग को, और हम यहाँ पे थे वर्थलेसनेस पे थे ना। तो एक मुझे बता दें जिन्होंने क्लास स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है मैडम कहीं की। नहीं हो रही। अब हो रही है सर? जी जी अब हो रही है मैडम। जी हम मेरे ख्याल से 7th पॉइंट पे थे ना, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट वाले पे। स्टूडेंट्स जो सुन रहे थे अगर मुझे बता दें इससे पीछे वाला कोई पॉइंट मिस हुआ है तो मैं उस पे जाऊं, नहीं तो आगे शुरू करूं। यस मैम, इधर ही थे हम लोग। ओके थैंक यू। सब अब मैं इंटर कर दूं इनको, फिर बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक वर्थलेसनेस तो हमें पता चल गई, उनको लगता है कि हमारी जात की हमारा होना या ना होना किसी के लिए कोई फर्क नहीं होता, हमारी जात कमतर है, इस तरह की फीलिंग उनकी होती है। सेकंड चीज है गिल्ट है, गिल्ट भी इनअप्रोप्रिएट। यानी एक तो गिल्ट होता है ना कि मैंने वाकई कुछ गलत किया है, उसका मुझे गिल्ट है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मेरी वजह से हुआ है। यहाँ पर ये होता है उनकी गलती नहीं होती, उनका मतलब उनकी वजह से वो सब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो इसी गिल्ट में होते हैं कि मैं वहां ना जाता तो शायद उसकी शादी ना टूटती। मैं ही गई हूँ तो उसकी शादी टूट गई है, मैं ही अच्छी नहीं हूँ। वर्थलेसनेस एंड इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, ये अलार्मिंग सिग्नल होता है, मोस्ट अलार्मिंग सिग्नल होता है किसमें? डिप्रेशन के पेशेंट में। अच्छा 9 वाला ऐसे ही मैं इनको एडमिट करते करते आपका बताती हूँ। 9th में अब जैसे देखिए एक इंसान को लगता है वर्थलेस है, उसकी लगता है लाइफ की कोई मीनिंग ही नहीं है, जहां पे भी जाता हूँ मेरी वजह से बुरा हो जाता है, तो वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली वो सुसाइड को अटेम्प्ट करेगा, या उसको ये दिल करेगा कि मैं मर जाऊं, मेरे मरने की वजह से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेनिया में और जो डिप्रेशन है ना, इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस ही यही है। कहाँ पे है स्टोरी? इनमें मेजर डिफरेंसेस ही यही हैं। उसमें ये होता है कि खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, इसमें उनको लगता है हम वर्थलेस हैं। उसमें ये होता है वो आपको धमकी जरूर देंगे, जब आप उनको पकड़ेंगे बुरा करने से रोकेंगे, धमकी जरूर देंगे, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं, मेरे में एनर्जी इतनी ज्यादा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डिप्रेशन वाले ये कहते हैं हम किसी काबिल नहीं, हमें इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। ये दो मेन डिफरेंस होते हैं मेनिया में और डिप्रेशन में। ये बात क्लियर हुई है? मेनिया वाले कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं खुद को मार लूंगा, मे भी आपको धमकी देने के लिए कर लें, लेकिन वो कभी भी सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करते। डिप्रेशन वालों में सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल अटेम्प्ट बहुत ज्यादा होती हैं। मेनिया वाले अगर अटेम्प्ट भी करते हैं ना, तो दे जस्ट वांट टू क्रिएट अ ड्रामा, अटेंशन लेने के लिए ड्रामा क्रिएट करते हैं। वो ऐसा, जैसे मेरी मेनिया की पेशेंट थी ना, वो अपनी बाजू पे बिल्कुल हल्के से कट लगाती थी, यानी कट्स को देख के पता चलता था कि जस्ट टू क्रिएट ड्रामा उसने ये लगाया, वो खुद को इफेक्ट नहीं करना चाह रही थी। ठीक हो गया? या स्लीपिंग पिल्स हाथ में उठा के मैं ये खा लूंगी, मैं ये खा लूंगी, ये चीज होती है उनका। आगे वही सिम्टम्स है कि वो इम्पेयरमेंट लाएंगे, और उस अगला वाले में यही कि वो किसी और साइकोलॉजिकल इशू या किसी सब्सटेंस की वजह से ना हुआ हो। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्लियर हुआ डिप्रेशन का? यस मैम। अच्छा, तब हम अपने लास्ट साइक्लोथाइमिक, बिल्कुल छोटा सा, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बीच में मैं चीजें स्किप करती हूँ ना, जैसे ये होगा डायग्नोस्टिक फीचर, इसमें यही जो ऊपर मैंने फीचर आपको एक्सप्लेन किया ना, एग्जैक्टली वही एक्सप्लेन किए होते हैं। ये आप जब पढ़ेंगे आपको कुछ ऐसा लगेगा कि इसमें मुझे इश्यूज हैं, मुझे ये चीज भी पता होनी चाहिए, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा बस हम अभी फिलहाल यही चीज है, अगर आपको फिर भी कभी पढ़ते हैं और आपको लगता है कि इस चीज को डिस्कस, हाँ मुझे लगता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी डिस्कस करना चाहिए कि इसके साथ ये चीज हो सकती है, इसमें ये डिफरेंस है। तो ये जब हमारा कोर्स शुरू होगा ना, तो मैं क्राइटेरिया के साथ साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी जरूर डिस्कस करूंगी, क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको वो डिसऑर्डर बताए जाते हैं जो इसकी बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। छोटे छोटे कोई ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो साइक्लोथाइमिक या बाइपोलर 1 बन जाता है, वो नहीं बनता। ठीक हो गया? देखिए अभी मैं इस वजह से डिस्कस नहीं करी क्योंकि मैंने अभी आपके साथ एक पूरा केस शेयर करना है। जब हमारा कोर्स शुरू होगा, क्योंकि हमारे एक डिसऑर्डर पे 2 दिन होंगे हमारे पास, तो हम एक दिन अगर अच्छे से क्राइटेरिया और डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिस्कस कर लेते हैं, तो हम नेक्स्ट डे अच्छे से उसकी थेरेपी और उसकी जो केस है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, ये बाइपोलर 2 वही है सेम, इसकी मैं ऊपर डिप्रेशन, हाइपोथैलेमिया, वही सारा कुछ लिखा है।
इसके मैं बाइपोलर 2 आपको जूम करके दिखाती हूँ, किधर गया, ये देखें, एटलीस्ट वन हाइपोमेनिक और साथ उसके साथ क्या है, वन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड आएगी, ठीक है। नेवर बी मैनिक, बी में देखें नेवर बी मैनिक, यानी उसके सिम्टम्स होंगे सही लेकिन मेनिया की हद तक स्वेर नहीं जाएंगे। बात क्लियर हुई। अगर ऊपर मैं अभी पे बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, अगर मैं बाइपोलर 1 की निकालू ना तो उसमें सिर्फ हाइपोमेनिया का लिखा हुआ और डिप्रेशन का साथ मेनिया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज स्किप हुई हुई है इस डीएसएम में, क्राइटेरिया 1 में मेनिया तो लिखा हुआ है लेकिन साथ डिप्रेशन के एपिसोड नहीं है। अगर वो मेनिया होना तो वो बाइपोलर नहीं हो सकता, इसमें साथ बाइपोलर के साथ साथ बाइपोलर में मेनिया के साथ साथ लाजमी है साथ डिप्रेशन की भी एपिसोड आई हो। ठीक हो गया। बाइपोलर 2 में क्या होगा, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन साथ होती है, बाकी सारे वही इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। बाकी अगर आपको कुछ और इसमें जाना, अब हम आ जाते हैं साइक्लोथाइमिक। साइक्लोथाइमिक के गौर से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, फॉर एटलीस्ट 2 years, लेकिन बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए 1 साल, there have been numerous episodes of with hypomanic symptoms that do not meet the criteria of hypomanic episode। यानी सिम्टम्स हाइपोमेनिया के आ रहे होते हैं लेकिन फुली क्राइटेरिया हाइपोमेनिया का मीट नहीं करेगी, फुली क्राइटेरिया मीट नहीं करी लेकिन हाइपोमेनिया के ही सिम्टम्स आ रहे हैं, और वो भी न्यूमरियस, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 2 साल तक आ रहे हैं। ठीक हो गया। एंड न्यूमरस पीरियड विद डिप्रेशन एपिसोड दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। फुली क्राइटेरिया ना हाइपोमेनिक का करेगा ना वो डिप्रेशन का करेगा, लेकिन सिम्टम्स इन्हीं दो के आएंगे और वो भी 2 साल तक आते रहेंगे। दूसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि 2 साल के पीरियड में क्या है, क्राइटेरिया ए में जो सिम्टम बताए हुए हैं वो हाफ टाइम लाजमी रहेगा। देखिए हाफ टाइम क्या है कि अगर 2 साल का तो 1 साल ऐसा जरूर होगा, पूरा 1 साल ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, सिम्टम्स उनके अंदर हाइपोमेनिया के या डिप्रेशन के आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये याद रखिएगा कि 2 महीने का गैप कभी भी नहीं आएगा, यानी 2 साल में 24 महीने हो गया ना, तो 24 महीने में ऐसा नहीं है कि कोई भी मुकम्मल 2 महीने ऐसे गुजर जाए जिसमें क्लाइंट बिल्कुल ठीक रहे। 1 महीने का गैप आ सकता है, 1.5 महीने का आ सकता है, 2 महीने का गैप आया तो हम उसको साइक्लोथाइमिक नहीं कह सकते। 2 साल के लिए आएंगे, वक्तन फवक्तन आएंगे, लेकिन गैप बीच में 2 महीने का नहीं आएगा। आई बात समझ? यस साइक्लोथाइमिक क्लियर हुआ जी। जी तो मैम। ये हमारे पास मेन बाइपोलर के बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर था। बाइपोलर 1 मेनिया एंड डिप्रेशन, बाइपोलर 2 हाइपोमेनिया डिप्रेशन, और जब बाइपोलर को 2 साल हो जाएं विदाउट 2 मंथ गैप तो वो हमारे पास हो जाता है जी साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। अब जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसको जब 2 साल हो जाते हैं तो वो डिसथाइमिक डिसऑर्डर हो जाता है, लेकिन वो हमारा अगला केस है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ये हमारे पास बाइपोलर का था। अब जल्दी जल्दी से हम अपना केस एक डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं केसेस कैसे डिस्कस करूंगी। ओहो, ये मेरी हो गई फाइनल रिपोर्ट थी, और ये मैं बाइपोलर का केस मेरे ख्याल से पहले ही था मेरा। यस, ये देखिए मेरा फर्स्ट केस ही बाइपोलर का। अच्छा, यहाँ पे मैं कोड का आपको बताती चलूंगी, आपको नजर आ रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे केस नंबर 1। ये आपका डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने का, केस रिपोर्ट में लिखने का तरीका होता है कि आप सबसे पहले उनके कोड्स लिखते हैं। कोड आपको डीएसएम में प्रोवाइडेड होते हैं, आपने जुबानी याद नहीं करने होते। सबसे पहले आपने बाइपोलर है अगर उसको तो बाइपोलर का कोड लिखना है, उसको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का कोड लिखना है। दूसरे में आपने उसका लिखना होता है कि करंटली एपिसोड उसकी कौन सी चल रही है। अब जैसे 4 लिखा हुआ है ना, तो इसकी करंटली कौन सी है, मेनिक है, वो भी स्वेयर। तो यानी इसका कोड आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन सबसे पहले आप लिखेंगे कोड और उसके बाद अपनी इंग्लिश में उसका नाम लिखेंगे। केस में क्या क्या चीज डिस्कस की जाएगी, फर्स्टली केस की हिस्ट्री होगी, उसके बाद आइडेंटिफाई डाटा, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। अच्छा, जब हमारा प्रॉपर केस शुरू होगा ना तो फर्स्ट लेक्चर ही मैं आपके पास हिस्ट्री टेकिंग का रखूंगी। वैसे तो मेरा एक वेबिनार भी था जिसमें मैंने बहुत अच्छे से केस हिस्ट्री टेकिंग भी सिखाई थी और रिपोर्ट राइटिंग भी सिखाई थी, लेकिन क्योंकि अब हमारा ये एक न्यू कोर्स शुरू होने वाला है तो मैं हिस्ट्री टेकिंग आपको जरूर सिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हमने क्लाइंट से क्या क्या पूछना होता है। तो इसको भी स्किप करते हैं, हम चलते हैं अपने केस की तरफ ही जो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली से। आ जा ये रहा। अच्छा, केस समरी क्या होता है बेसिकली, हम अब जब मेन हम किसी भी इवेंट पे गए होते हैं या हम किसी भी हॉस्पिटल में गए होते हैं ना, तो हमें पूरा पूरा केस नहीं डिस्कस किया जाता, हमें जस्ट बताया जाता है समरी केस की।
जैसे आपने इंग्लिश में प्रेसी देखी होगी कि इतना बड़ा एस्से होता है, उसको आपने 4 से 5 लाइनों में समराइज करना होता है ऐसे कि पता चल जाए कि पूरे एस्से में हुआ क्या है। यही केस की समरी होती है कि आपने इतने बड़े केस को जिसके ऊपर आपने महीनों लगाए हुए हैं उसको अपने 5 से 6 लाइनों में एक्सप्लेन करना होता है और पता चल जाए। जैसे मैं रीड करूंगी ना, आपको बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि क्लाइंट को क्या था और हमने उसको कैसे ट्रीट किया है। The client is a 47-year-old female with presenting complaints of verbally abuse, यानी वो गालिम गलौज बहुत ज्यादा कर रही है एंड हार्मफुल बिहेवियर, और गालिम गलौज सिर्फ मुंह से नहीं बोल रही बट हिटिंग बिहेवियर भी है उसमें। मोस्ट अलार्मिंग सिग्नल उसमें लैक ऑफ स्लीप भी है, एग्रेसिव बिहेवियर भी है, इरिटेबल भी है और एक्सेसिव एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजों में डिफरेंस लाजमी आपको पता हो। यहाँ पे देखे मैंने लिखा हुआ है सेकंड लाइन में फीलिंग ऑफ एक्सेसिव एनर्जी देन नॉर्मल। अब यहाँ पे अगर मैं लिखती ना एक्सेसिव एनर्जी देन नॉर्मल, इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। फीलिंग्स का क्या मतलब होता है, उस बंदे को लगता है कि मेरे अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये क्लाइंट मेरा याद है, इसके क्या इनके बेटे ने मुझे बताया था कि ये ना अपने से पहलवान बंदे को भी कहती है मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगी, मेरे में इतनी जान है ना तो मैं तुम्हें हिलने ना दूं। यानी अभी उसने वो अटेम्प्ट किया नहीं है, उसको बस फीलिंग आती है कि मैं इसको गिरा दूंगी। लेकिन यहीं पे अगर उसका बेटा मुझे ये कहती ना ये अपने से बड़े बंदे को जाके पकड़ लेती है, हम 2 तो 3 बंदे इनको छुड़वाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखती एक्सेसिव एनर्जी देन नॉर्मल। ठीक है, ये लिखने में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो यानी यहाँ पर उसको जस्ट फीलिंग्स है ग्रैंडियोसिटी की कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं अपने से ताकतवर को भी गिरा दूंगी। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताती चलूं, आपका साइकोटिक, आपके बाइपोलर के और आपके मेजर डिप्रेसिव स्वेयर, जो मेजर डिप्रेसिव होते हैं, इनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता ही मेडिसिन है। आप कभी भी इनके साथ थेरेपी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बाइपोलर को जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है वो होता ही मेडिसिन। देखें, खुद अंदाजा लगाएं, एक बंदा जो एक्सेसिव टॉकेटिव है, एक्सेसिव एनर्जी है, मुझे बताएं वो आपको मौका देगा बोलने का? वो आपको मौका देगा कि आप उसके ऊपर सीबीटी या ईबीटी या उसके ऊपर आप रिलैक्सेशन की टेक्निक लगाएं? आप उसको बिठा ही नहीं सकेंगे कि वो आपके साथ रिलैक्सेशन की, डीप ब्रीदिंग की कोई एक्सरसाइज करे। इस बात से एग्री करते हैं? यस मैम। मैम हद तो तक कि उनको रूम इसलिए आउट कर कंडीशन आ जाती होती है। जी मैडम, मैं भी बिल्कुल एग्री बिल्कुल, करता तो हूँ। उनका हम बिठा ही नहीं सकते उन्हें पकड़ के। उन नहीं बिठा सकते, तो इसलिए कभी भी मत ट्राई करें कि मैं साइकोटिक को, मैं बाइपोलर विद स्वेयर, हाँ माइल्ड मॉडरेट को फिर भी हम कहीं हद तक सोच सकते हैं, लेकिन उनको भी हमें भेजना वहीं पे चाहिए। अच्छा लेकिन स्वेयर मैंने को हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि हम बिठाएं। तो सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट भी आ जाता है कि उनको मेडिसिन से रिलैक्स करेंगे ताकि वो हमारी बात सुन सकें। आई एम सॉरी टू से, सर कुछ कहा आपने? इसके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे एडिशन, सॉरी मैम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं ये एडिशन हम्म। करना चाहूंगा, अगर इस तरह का केस आ जाता है ना तो आप अपना ख्याल करें खुदारा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को बिल्कुल, नुकसान के अंदर लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर यह है कि उन्हें मेडिकेशन, उन्हें मतलब के पहले उनकी मेडिकेशन के हिटिंग ऊपर डाल। बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी। उसमें यह है कि अगर आप कहेंगे कि मैं इसे पकड़ के बिठा दूंगा, बांध दूंगा, ये कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। उसमें आपको हिट आउट कर देना और आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो ऐसे केसेस से जरा थोड़ा सा ख्याल से, ठीक है। बस ये मैंने एडिशन करनी थी, एक सॉरी एक मैडम। बिल्कुल, मेरे देखे मैंने मेनिया के अभी मुझे 2 केसेस बहुत अच्छे से याद आ रहा है। एक यही फीमेल और एक मेरी एक और थी फीमेल, वो बहुत यंग थी। अब वो उनके अंदर हिटिंग बिहेवियर नहीं था, लेकिन मैं समझ रही थी ना, क्योंकि मेरा बिल्कुल स्टार्ट था, मैं समझती थी अच्छा मेरे साथ अच्छे से बात करिए, बस बोलती जाए, बहुत अच्छी बात है, मैंने हिस्ट्री टेकिंग भी सारी करी। लेकिन एट द एंड मुझे पता ये चला कि वो तो मेरी एनर्जी जाया करवा के अपनी एनर्जी जो उसके अंदर एक्सेसिव हुई है वो यूटिलाइज करी, वो मेरी बात तो सुन ही नहीं रही। उसको तो पता भी नहीं था कि नेक्स्ट डे बात क्या कर रही थी, वो फिर भी अपनी उसी मंतक पे चल रही थी। तो इस वजह से होता है कि आप ना अपनी एनर्जी वेस्ट करें, ना हिटिंग बिहेवियर को उनका फेस करें। आपका सबसे पहले काम बनता है उनको मेडिसिन पे लगा दें। वो कहने का मकसद ये है कि आगे लिखा भी हुआ है कि शी वाज एडमिटेड टू इंस्टीट्यूट ऑफ बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, हाउएवर शी वाज रेफर्ड आफ्टर मेडिकेशन, उसको रेफर किया गया था मेरे पास फॉर किसके लिए? असेसमेंट, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल इंटरव्यू एंड यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। क्यों? टू चेक द स्वेरिटी लेवल ऑफ द डिसऑर्डर। साइकेट्रिस्ट को पता होता है इसको क्या बीमारी है, हमारे पास भेजता है कि उसको किस हद तक ये बीमारी गई हुई है वो बताने के लिए, और साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भी। ठीक हो गया? अब क्या कह रहे हैं, द रिजल्ट इंडिकेट दैट द प्रॉब्लम इज जेनेटिकली इनहेरिटेड। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा जेनेटिकली इनहेरिटेड है? जब बातों बातों में मुझे पता चला कि उसके माँ बाप को भी एपिसोड्स आती थी और उसकी बहन भी अभी किसी डिप्रेसिव एपिसोड में है।
तो ये चीज क्या करती है कि इसको कोई इन्वायरमेंट या किसी और इश्यू की वजह से नहीं, इसका ये क्या है, जेनेटिकली उसको ये एपिसोड्स आती हैं और एपिसोडिक है। ठीक हो गया। और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट प्लान शुरू हो जाता है। ये ट्रीटमेंट प्लान तो अभी हमारा वो नहीं है, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। हम इस पे क्या क्या करते हैं पढ़ जरूर लें, बता भी देती हूँ कि ये इसमें कौन कौन से लगते हैं, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि आपके पास एंजाइटी का आता है तो हम उसको रिलैक्सेशन करते हैं, उसके दूसरे काम करते हैं, लेकिन बाइपोलर में मैंने आपको बता दिया और साइकोटिक में बता दिया, उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स आर मेडिकेशंस। ठीक हो गया। बट यहाँ पर क्योंकि ये मैंने पूरा थेरेपी और उनका वो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे पहले उनका, अब देखिए उनको कोई ना कोई चीज डिस्टर्ब करती है तो वो एक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले हम उनका वो स्ट्रेसर आइडेंटिफाई करते हैं, मेडिकेशन के थ्रू नॉर्मलाइज करते हैं और एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स जो भी लगाते हैं। इनके साथ मैंने 9 सेशन किए थे और 55% मुझे इनमें बेहतरी नजर आई थी। अब ये लॉन्ग टर्म प्लान्स ये जो आगे लिखे हैं मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करी, क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। मेरे पास जो आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है कि आपके पास क्लाइंट आएगा तो आपने उसको कैसे डील करना है। ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए उसका आइडेंटिफाइंग डेट है, रीजन ऑफ रेफरल है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं। अब इसको भी हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को एक जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि उसने हमें क्या क्या बताया था। द पेशेंट इलनेस इज एपिसोडिक फ्रॉम पास्ट 24 ईयर्स। देखिए उसका 24 साल से आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आप लोगों की तरफ में होगा लेकिन मैं पहले ही सॉल्व करती चलूं। 24 साल से आ रहा है तो मैंने इसको साइक्लोथाइमिक क्यों नहीं कहा? साइक्लोथाइमिक इस वजह से नहीं कहा, एक तो उसमें मेनिया के सिम्टम्स आ रहा है, स्वेर आ रहे हैं, वो मारपीट कर रही है, अब्यूज कर रही है। ठीक हो गया। दूसरी ये बात है कि उसका एपिसोड आ रहे हैं 2 माह के गैप से नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शी यूज्ड टू हैव एन एपिसोड एवरी ईयर, लेकिन क्या आ रहा है दूसरे साथ आ रहा है, अब उसका हर साल आ रहा है, यानी पूरे पूरे साल का गैप आ रहा है। उसमें हमने क्या कहा था 2 महीने का भी गैप नहीं आएगा, यहाँ पर पूरे पूरे साल का गैप आ रहा है। तो 2 रीजन है कि मैंने इसको साइक्लोथाइमिक नहीं कहा। ठीक है। This is इसका 6th admission. This is almost 6th admission. The current episode started almost 2 weeks ago gradually and has been worsening. बुरी होती जा रही है since illness is characterized by over talkativeness. कि शुरुआत उसकी बहुत माइनर, यानी वो बहुत बोलना शुरू हुई थी और अब इतना हो गया कि उसने मार धाड़ भी शुरू कर दिया है। She speaks loudly, sings songs and play in the house. Start crying all over sudden for no reason. She is overactive. अब देखिए यहाँ पे रोने वाला डिप्रेशन का सिम्टम आ गया, लेकिन हम इसको यहाँ पे इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बाकी जो अलार्मिंग सिग्नल मेनिया के हैं वो सारे आ रहे हैं। Overactive and leave house without informing and locked her family in her house and outside. अब देखिए ये कौन सा सिम्टम आ गया कि वो ऐसी एक्ट करें जो कि पेनफुल है उसके अपने लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी, यानी खुद तो घर छोड़ के जा रही है, उनको भी अंदर लॉक कर देती थी। She also take off her clothes in front of others. Painful act again. She also tries to hold hand of unknown men and ask them to marry her. मतलब अजीब सी बातें करने शुरू कर दी है। She also dress up gradually and wears makeup. ये हाई एनर्जी बता रही है उनकी कि वो ओवर मेकअप भी कर रही हैं। The patient episode remains irritable. Mood remains irritable and gets verbally and physically aggressive. वही जो ऊपर बताया कि वो गालियां दे रही हैं और मारने तक आ जाती हैं। और उसके बाद प्रोवोकेशन ऑफ आइडिया, फ्लाइट ऑफ आइडियाज भी हैं। शी ट्राइज टू एस्केप व्हेन हर फैमिली ट्राइज टू कंट्रोल हर बिहेवियर इवन रिस्टोर्टिंग द बीटिंग और टू बीटिंग अदर्स। वही कि जब उसको वो मारने धारने को होती है, उसको पकड़ो तो जो उसको पकड़ होता है वो उसको भी मारने शुरू हो जाती है या सिरे से गायब हो जाती है उस जगह से कि मुझे उस चीज से रोका ना जाए। ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है? उसकी हाई एनर्जी को। She expressed suspiciousness again her main caregiverness her sister. जैसे मैंने आपको मेनिया के बताया वो अपनी माँ के बहुत अगेंस्ट थी, यहाँ पर ये होता है कि अपनी फैमिली के बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं मैं बहुत टॉप चीज हूँ, असल में वो कुछ नहीं हो रहे होते, तो फैमिली उनको रोकती है। इस वजह से वो फैमिली को अपना एनिमी समझना शुरू कर देते हैं। स्लीप प्रोड्यूस जो कि बहुत है। एपिटाइज इज एडिक्वेट बट शी आस्क फॉर फैंसी डिशेज, यानी यहाँ पे भी देखें वही कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि वो वर्थलेस चीजें कर रही है। She sometimes urinate or defecates outside the washroom. अच्छा उसके बाद इसकी फैमिली हिस्ट्री में जो मैंने आपको बताया था, इसके पेरेंट्स भी, उसकी फैमिली सब में ये एपिसोड्स आ रही हैं। पर्सनल हिस्ट्री एडोलसेंस, इनमें इनका कोई ऐसा इश्यूज नजर नहीं आते। बाकी ये चीजें भी डिस्कस करने वाली नहीं है। मेन अब हमने सिम्टम्स को देख लिया कि सिम्टम्स किस किस टाइप के आते हैं और हमने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने होते हैं। अब बात आ जाती है हम मेनिया के या हम बाइपोलर के ऊपर टेस्ट कौन से लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें उनसे क्लिनिकल इंटरव्यू और एमएससी में आपको लेना सिखाऊंगी जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। जब मैं हिस्ट्री टेकिंग सिखाऊंगी तो हिस्ट्री टेकिंग का एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये मैं आपको पूरा प्रॉपर इसके स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे लेना है। तो
मेनिया का मोस्टली इंटरव्यू और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है इसको मेनिया है, ठीक हो गया। लेकिन हमारे साथ हमें रिपोर्ट लिखने के लिए, हमें अपनी डायग्नोसिस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई ना कोई साथ ऑब्जेक्टिव टेस्ट लाजमी लगाना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, यंग मेनिया रेटिंग स्केल और उसके साथ एचटीपी लगा दिया। तो मेरे जो क्लाइंट था इन्होंने मेनिया में 38 स्कोर किया, जो कि इसमें देखें रेंज में बताया हुआ 36 में उनका क्या है, स्वेयर। स्वेयर ही है ना कि वो हिटिंग बिहेवियर, यूरिनेट कर रही हैं, क्लॉथ्स रिमूव कर रही हैं, घर से भाग रही हैं, दीज आर स्वेयर। लेकिन हमने इसको और भी अच्छा प्रूव कर दिया यंग मेनिया रेटिंग स्केल लगाकर। एचटीपी क्यों लगाया जाता है? एचटीपी उनकी प्रेजेंट पर्सनालिटी और प्रेजेंट कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे देखें हाउस में उनका क्या पता चल रहा है, रिजेक्शन फ्रॉम फैमिली। ऑब्वियसली जब इस तरह की हद होगी तो फैमिली की तरफ से उनकी क्या हो जाती है, रिजेक्शन होती है, और ये चीज भी समटाइम्स उनको ज्यादा अग्रेसिव बना देती है। साइकोटिक फीचर्स शो हो रहे हैं, ट्री में क्या है, इम्पिटेंस, लॉस ऑफ कंट्रोल, गिल्ट, ये चीजें शो हो रही हैं, और इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स, लॉस ऑफ कंट्रोल और एंगर। ये जो एचटीपी होता है ना, ये बेसिक रीजन बता रहे होते हैं कि इनके अंदर ये सिम्टम क्यों आए हैं। सब्जेक्टिव प्री रेटिंग स्केल वैसे तो हमारे कोर्स का पार्ट ही है, बट ये हम हर क्लाइंट पे थेरेपी अप्लाई करने से पहले हम ये जरूर लगाते हैं कि जो हमें लग रहा होता है ना कि जैसे डायग्नोसिस से पहले मुझे लग रहा है उनमें बाइपोलर है, तो बाइपोलर के जितने भी मेन सिम्टम्स है मैं उन पे रेट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी एक को भी देख लें, नीड फॉर स्लीप देखें, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप 9%, वो उसको काफी ज्यादा इशू है कि मुझे उसको नींद नहीं आ रही। यूफोरिया होता है, इंटेंस एक्सप्रेशन हो जाता है, खुश हो तो बहुत ही ज्यादा खुश है, यानी छोटी सी बात, छोटा सा किसी ने फन कर दिया तो वो पागलों की तरह हंसने शुरू हो जाता है। यानी इस तरह की प्री रेटिंग स्केल होता है। आप बिफोर असेसमेंट, बिफोर अपनी थेरेपी शुरू करने से आप पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें रेट करते हैं, और अपनी थेरेपीज लगाने के बाद आप पोस्ट क्लाइंट रेटिंग स्केल लगाते हैं जिसमें आपकी ये रेटिंग कम आती है, तभी तो पता चलता है आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। ये था हमारा हिस्ट्री पूरा लेने का तरीकाकार, और मैंने देखें फिर इसको डायग्नोस कर दिया मेनिया, क्योंकि मैंने इसको अपने डीएसएम से भी और साथ साथ मैंने इसको अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट से भी अप्रूव कर दिया कि मेरे पेशेंट को बाइपोलर 1 ही है, वो भी स्वेयर। केस फॉर्मुलेशन बेसिकली ये होता है, आप डिफरेंट थेरी से ना अपने जो आपने डायग्नोसिस दी होती है उसको प्रूव करना होता है। ये अभी क्योंकि हमारा टाइम पहले ही 5 मिनट ऊपर हो चुका है, इसको हम ज्यादा भी डिस्कस नहीं करते। जब हमारा कोर्स चलेगा तो हम केस फॉर्मुलेशन ही देखें आगे, मेरे पास इसका पूरे गोल्स और साथ प्रॉपर नीचे सेशन मैंने जो जो लिए थे ना उनको भी डिटेल में लिखा हुआ है, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारी आज ये डेमो क्लास थी जिसमें जस्ट आपको बताना था कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ और मैं क्या क्या चीजें डिस्कस करूंगी, तो ये चीजें थी। लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन। जी, तो आज का लेक्चर यही था। अब इस कैन यू प्लीज शेयर अस, क्या शेयर करना है मिस समीना? किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझसे पूछ लें, ताकि हमारे पास 10 मिनट इसके भी निकल आए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के, फिर हम अपनी क्लास एंड करें। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। जी सॉरी, अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम जी, जब हम किसी क्लाइंट की हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं तो जो भी हम उसका कोई भी डाटा हो तो उसको टेबल में जैसे आपने मेंशन किया हो तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मतलब कि हमारी हिस्ट्री पे डिपेंड है या नहीं है? देखिए, ये जो मैंने आपके साथ केस रिपोर्ट शेयर किया ना, ये तो मेरी फाइनल रिपोर्ट थी जब मैं अपनी स्पेशलाइजेशन कर रही थी ना, वो है। इसमें भी मेरी बड़ी वो मैंने जो आइडेंटिफाइड डाटा, बाकी टेबल्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। जो आइडेंटिफाइड डाटा मैंने टेबल में लिखा ना, इसकी वजह से मेरी बड़ी इंसल्ट हुई थी कि मैं ओवर एफिशिएंट बन रही हूँ शायद। आपने जो एक, ये आपके पास ना हर इंस्टीट्यूट का एक फॉर्मेट होता है लिखने का, आप जहाँ पे भी काम करेंगे वो आपको एक फॉर्मेट देगा, उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना होगा। अब उसमें लिखना क्या क्या है, कैसे क्लाइंट से पूछना है, वो मैं आपको बताऊंगी। हाईलाइट आप अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप रफ लिखते हैं ना, आप क्लाइंट के सामने नीड नहीं लिखते, उसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यस इसको मेनिया, इसको नींद नहीं आ रही, इसको एक्टिविटी ज्यादा है, अच्छा ये है मेनिया हो सकता है, वहां पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल रिपोर्ट लिखते हैं टुवर्ड योर साइकोलॉजिस्ट, टुवर्ड योर टीचर, इंस्ट्रक्टर, तब आपने उसमें हाईलाइट नहीं करना होता। यही क्वेश्चन था जो मैंने आंसर किया आपका। यस मैम, थैंक यू मैम। माय प्लेयर मैम, मैंने ये कहा आप जो केस यहाँ पढ़ेंगी वो नहीं समीना, देखिए ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है और ये इस पे मेरी बहुत मेहनत है, ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। हाँ, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आपको पढ़ के जरूर बताऊंगी कि मेरा ये क्लाइंट था, उसको मैंने ऐसे ट्रीट किया। केसेस मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, बाकी केस हिस्ट्री फॉर्म है वो शेयर करूंगी, थेरेप्यूटिक फॉर्म्स होंगे वो जरूर शेयर करूंगी, रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्म है वो जरूर शेयर करूंगी।
क्योंकि ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट में काम किया, ये अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ना तो मेरे पे बहुत बड़े क्लेम्स हो सकते हैं कि ये आपने कैसे शेयर कर दिया। किसी का और कुछ क्वेश्चन? किसी का भी कोई क्वेश्चन है हाँ अबाउट डीएसएम डेमो क्लास तो पूछ सकते हैं। अभी हम अवेलेबल हैं फिर कोड कोर्स से रिलेटेड उससे भी कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को, अगर वो मुझे पता चला था फी को लेके इश्यूज हैं तो वो भी डिस्कस हो सकते हैं। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस। Thank you so much. First of all, the demo class was superb, ma'am. It's actually, ma'am, जहाँ पे मेरी actually query वही है, मैम। Exactly, मैम, सारा के सारा प्रोसीजर वही था, मैम। Since you are working as a clinical psychologist and you must have dealt a lot of the patients and बहुत सारे लोगों के साथ आपने, मैम, डील किया होगा, मैम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डिप्रेशन का पेशेंट आता है, किसी भी और मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट आता है, आप उसको थेरेपी देते हैं, मैम, रिकवर कर जाता है, सो मैम कितने रिलैप्सेस के चांसेस होते हैं कि वो दोबारा से रिलैप्स करेगा, उसकी सेल्फ वर्थ दोबारा से कम होगी, दोबारा से वही चीजें, मैम, दोबारा से रिपीट होंगी एंड उसको दोबारा से थेरेपीज की तरफ दोबारा से जाना पड़ेगा, मैम। देखिए, जो इसमें हम लोग एक लिखते हैं ना, अब देखिए मेरे से हेडिंग का स्किप हो गया, उसमें हम परसेंटेज देते हैं कि कितने परसेंट चांसेस है क्लाइंट के ठीक होने के, और रिलैप्स के भी उसमें लिखते हैं। वो हम किस बेस पे लिखते हैं बेसिकली? देखिए, अगर मेरे क्लाइंट को इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से कोई मेंटल डिसऑर्डर हुआ है ना, यानी उसके घर में कुछ ऐसा हो गया, किसी की डेथ हो गई है या उसकी बात नहीं मानी जा रही, उसको कलर की वजह से किया जा रहा है, इस तरह के कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज है ना, उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं दोबारा हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें ये होता है कि हम उसको ठीक करके भेज रहे हैं, हम उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो जो स्ट्रेसेस है उनको टैकल कर सके। लेकिन जो हम उसके साथ हर टाइम तो नहीं रहते, हम उसको जब उसी इन्वायरमेंट में वापस छोड़ते हैं ना, तो महीना 2 महीना वो उन चीजों को फेस करता है। लेकिन वो जो स्ट्रेसर्स होते हैं ना, वो अपना रूप बदल लेते हैं। हमने जिस तरीके से उसको सिखाया होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये चीज आएगी तो आपने किस तरह सिखाते हैं, बेसिकली हम नहीं है, हम उसको जैसे असिस्ट करते हैं, वो अपनी कोड खुद बनाता है। जैसे देखे वायरसेस हैं, हम हेपेटाइटिस बी के खिलाफ उसको दवाई दे देते हैं, वो वायरस हेपेटाइटिस सी बन जाता है। जैसे कोरोना की कितनी देखें थी ना, एग्जाम थी कि जो वायरस है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, उस पर दवाई काम नहीं करती। इसी तरह ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं ना, तो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं वो अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, वो क्लाइंट पे बहुत इफेक्ट करने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो होते हैं ना, उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं रिलैप्स के। लेकिन जो बायोलॉजिकल कॉजेस की वजह से हुआ है ना, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट की वजह से, या उनके अंदर कोई चीज मतलब कोई बीमारी हुई या सब्सटेंस यूज की वजह से हुए थे, उनके रिलैप्स के चांसेस कम होते हैं। इस वजह से क्योंकि वो हम उनको मेडिसिन भी दे रहे हैं, मेडिसिन से उनका जो जितने भी पाथवेज ब्रेन के थे वो चेंज हुए हुए थे, हमने वो ठीक कर दिया। उसके बाद हमने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की वजह से उसको उन चीजों से लड़ना भी सिखा दिया, यानी उसकी सोच भी बदल दी, तो उसके रिलैप्स के चांसेस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने बात किया सब्सटेंस की तो सबसे ज्यादा रिलैप्स हो जाती है, एक दफा होता है 2 महीने बाद वो फिर बन जाता है। अब डिपेंड करता है वो सब्सटेंस यूज क्यों कर रहा था। सब्सटेंस लोग तभी यूज करते हैं जब इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, उनके पास रोजगार नहीं होता, शादी होती है, बीवी को खाने खिलाने के पैसे नहीं होते, ये शादी नहीं कर रहे होते, फिर वही इन्वायरमेंटल फैक्टर जब वो दोबारा उनके पास आते हैं, उनके अंदर एक्चुअली ना तो सोच की कमी है, ना ब्रेन पाथवेज खराब है, इन्वायरमेंटल फैक्टर दोबारा अफेक्ट करते हैं। ये बात समझ आई मेरी, क्लियर हुई? मैम, बहुत, मैम, क्लियर। मैम, इट्स मीन कि यू गिव देम द कोपिंग स्किल्स, आप अपने उनको यस, दोबारा से लेकर आ जाते, देन डिपेंड उन पे करता है कि वो किस तरीके से उन कोप अप स्किल फिर को करते यूज हैं। कैसे करते हैं, एग्जैक्टली हम उनको हथियार दे दिया, वो हथियार को यूज कैसे करते हैं और उसको मजबूत कैसे बनाते हैं, ये उन पे है। मैम, इट मीन्स कि फॉर बीइंग अ थेरेपिस्ट, मैम, अगर थेरेपिस्ट भी, अगर एक क्लिनिशियन भी, मैम, काम कर रहा है, तो अगर उसका भी कोई इन्वायरमेंट ऐसा होता है, मैम, इट मीन्स मैम साइकोलॉजिकल इश्यूज कैन इफेक्ट एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। किसी को भी, मैम, इवन क्लिनिशियन को भी हो सकते हैं डिसऑर्डर्स जो मैं हैं। खुद दो दफा डिप्रेसिव फेज से गुजर चुकी हूँ। अब बाकियों को आप सब छोड़ दें, मैंने साइकोलॉजी रखी ही अपनी डिप्रेसिव फेज मेरे पे बहुत ज्यादा हो गया था, मैं ओवरकम करने के तरीके सोच रही थी, तो तब मैंने जाके अपना रखा था साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी मैम, रखे हुए भी हमारे मुझे एक दफा फेज हुआ, आया मैम डिप्रेशन, हमारे क्योंकि एक हम भी तो सर इंसान है ना। जी जी। मैम हमारे एक सर थे, वो कहते थे कि जो हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट है ना, और जो हम साइकोलॉजिस्ट है, बेसिकली हम खुद डिप्रेशन का शिकार है। और हम खुद होते हैं ऐसे एग्जैक्टली।
और हम खुद ऐसे खास तौर फेजेस पे से गुजर के हाँ, हम लोगों को ठीक करते हैं। सबसे ज्यादा आप पता है कब होते हैं, जब आप ना लोगों को समझना सीख रहे होते हैं। फिर गलती क्या करते हैं, बिल्कुल आप ऐसा घर में आके अपनों को समझना शुरू कर देते हैं। जब आप अपनों को समझना शुरू करते हैं तो आपको वो तो बड़ा मसले आते हैं, वहां पर आपको डिप्रेशन आ जाता है। फिर जब आप हाँ, आहिस्ता वहां आहिस्ता से ये जब समझने मुश्किल शुरू आना कर देते चालू हैं ना, स्टार्ट होती है। बिल्कुल जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं ना कि मुझे प्रोफेशन को प्रोफेशन की हद तक रखना है, अपने घर में मैंने नॉर्मल बीइंग रहना है, तो तब आपको डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल इश्यूज को कम फेस करना पड़ता है। हाँ, हम में और दूसरे क्लाइंट्स में ये फर्क आता है, इम्पेयर नहीं होते हम इम्पेयर्ड नहीं होते, हम अफेक्टेड होते हैं, हम इम्पेयर्ड नहीं होते, वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। तो हम लोगों में सिर्फ ये फर्क होता है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम एक एक मतलब क्लाइंट एक जी 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 जी। मैम एक क्लाइंट है जिसको मतलब सब्सटेंस हम्म, अब्यूज। जी इसलिए सब्सटेंस। कोई एज सच नहीं है, मतलब जहाँ से वो इलाज करवा सके या कुछ ऐसा, तो हम बगैर मेडिकेशन के उसका कर सकते हैं, या उसको हमें मतलब किसी इंस्टीट्यूट में लेके जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है उस पर्सन सब्सटेंस के लिए? अब्यूज की बात करें, आप या कोई हमें सब्सटेंस यूज कर रहे हैं? सॉरी सब्सटेंस यूज। ठीक है, सब्सटेंस यूज करा। देखिए, सब्सटेंस यूज या अब्यूज, इनका सबसे पहला काम क्या होता है, ये हमारे ब्रेन के पाथवेज को चेंज कर देता है। जैसे आपको पता है, जो ये हमारे पास होता है डोपामीन, सेरोटोनिन, ये हमें प्लेयर हार्मोन देते हैं। तो ये जो सब्सटेंस यूज कर रहे होते हैं ना, ये बेसिकली ब्रेन में जाके उधर लग जाते हैं, जहां से मतलब ये एज हमारे बॉडी के हार्मोन बन जाते हैं। तो ये बातों से ठीक नहीं हो सकता, जब तक हम उनको दवाई देके उनके अंदर से वो चीज खत्म नहीं करेंगे, उनके बॉडी उनके ब्रेन की फंक्शनिंग को नॉर्मल नहीं करेंगे ना, कभी भी ठीक नहीं होंगे। आप जितनी भी उनसे बातें कर ले, वो एक दिन छोड़ेगा, उसको क्रेविंग इतनी स्ट्रांग होगी कि वो आपको छोड़ के दोबारा से सब्सटेंस यूज करेगा। अच्छा। सब्सटेंस यूज विदाउट मेडिसिन यूज ट्रीट नहीं हो सकता। मैडम आई एम सॉरी अच्छा ये डिस्ट्रैक्शन। जी जी उससे मैं यहाँ जी पे सर। एक चीज और ऐड करना चाहूँ। अच्छा, ट्रीटमेंट प्लान के हवाले से मैं आपको कुछ यहाँ पे साथ साथ गाइड भी करता रहूंगा, साथ साथ समझाता रहूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, जितने भी हैं माइंड के केमिकल, मतलब चार पांच, उन्हें मैं नेचुरली आप लोगों को इंक्रीज, और अगर किसी के अनफॉर्चुनेटली इंक्रीज और उसे डिक्रीज और नॉर्मलाइज, वो सब चीजें नेचुरली मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जो बाहर से मैंने स्टडी किया, बाहर से हमने पता है क्या सीखा, हमने ये सीखा है कि मेडिसिन से पहले होम रेमेडीज के ऊपर लेकर के आओ। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में होम रेमेडीज को लोग देखते नहीं है, लोग नेचुरली चीजों के ऊपर नहीं आते हैं, लोग कहते हैं हमें दवाई दो। तो मैं पता है बिल्कुल बिल्कुल। मैं पता है क्योंकि किस सर तरह। आपके पास ना पाकिस्तान में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है, ड्रग्स की स्पेशली अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है ना, कि वो बजाय इसके कि हफ्ता दो हफ्ता वेट नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमें इधर से सुकून मिल रहा, हम फौरन से ये ले लें। असल में मैं पता है किस तरह से मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि जो मैंने नेचुरली एक चीज मुझे पता है कि इससे इसका डोपामिन बेहतर होगा, इससे इसका सेरोटोनिन, वो चीजों से साथ खाने पीने या एक्सरसाइज वॉक वगैरह जो भी चीज बिल्कुल चीज से बिल्कुल होता है, बिल्कुल। वो चीज साथ देता हूँ, साथ मेडिसिन देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेडिसिन स्लोली, क्योंकि पीएचडी की हुई है तो बायोलॉजी थी बिल्कुल मेरी, बिल्कुल। मैंने पढ़ी हुई है, न्यूरो साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, सेक्सुअल साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो मुझे अलावा मैं मेडिसिन रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं लिखता हूँ मेडिसिन। और मैं इतनी लाइट डोज मेडिसिन लिखता हूँ कि वो मेडिसिन आप मतलब के 10 से 12 साल के बच्चे को देते हो, और मैं वो अडल्ट को दे रहा होता हूँ मेडिसिन। लेकिन मैं उसे होम रेमेडी ज्यादा फॉलो ऐसे ही करूँ। बस क्योंकि उनका सुकून के एक साथ साथ जिसे कहा जाए माइंड सेट, उनका एक साइकी बनी हुई है पाकिस्तानियों की कि हम मेडिसिन से ठीक होंगे। गोली मिले, हम्म। गोली मिले, बिल्कुल। हाँ, तो इस जस्ट तरह से। लाइक बिल्कुल सर ऐसे ही प्लेसिबो इफेक्ट। बिल्कुल सर ऐसे ही है। हमारे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो समटाइम्स इतनी हैवी डोज दे देते हैं कि वो उस नशे को भूल के उस दवाई के एडिक्ट हो जाते हैं कि हम दवाई नहीं खाएंगे तो हम ठीक ही नहीं होंगे। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है। तो वाकई यही है कि आप लाइट मेडिसिन के साथ साथ रेमेडीज अप्लाई करें, ताकि वो उधर से भी सेटिस्फाई रहे और उनका नेचुरली भी काम ठीक होता जाए। तो उस काम के लिए तो हमारे पास सर मौजूद है। अच्छा, एक का क्वेश्चन है, रोजाना 8 बजे होगी और फीस पे बता दें? नहीं, 8 बजे नहीं होगी, आज 8 बजे है, हमारी क्लास 9 बजे हुआ करेगी। कॉज मैं ऑलरेडी 2 जगह पे एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ, फिजिकली जा रही हूँ वहां पर। तो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं 7 बजे घर आती हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 2 घंटे की ब्रेक चाहिए ताकि मैं आपको फ्रेशली समझा सकूं चीजों को। दूसरा, फी आई गेस हम लोगों ने 2000 रखी है। तो 2000 होगी फीस हमारी, क्योंकि एक मंथ का कोर्स है, इसमें आपको साथ एक चीज नहीं, आपको तीन तीन स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली 2 जॉब करने के बाद अगर मैं अपनी टाइम निकाल रही हूँ, आपके साथ अपनी सारी चीजें शेयर कर रही हूँ, एनर्जी शेयर कर रही हूँ, सो इतना फीस तो आपके लिए बनती है।
अच्छा रेगुलरली देखें, अवेलेबल मैं हर दिन होंगी, यानी आप अब मंडे को क्लास हुई है ना, ट्यूसडे मैंने छोड़ा है आपके क्वेश्चंस के लिए, आपकी रीडिंग के लिए। अवेलेबल उस दिन भी मैं होंगी, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जो क्लास का टाइम होगा ना 9 से 10, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर करूंगी, ठीक है। ग्रुप के या अंदर अगर मैं होंगे, पहले वो फ्री आप हुई तो क्वेश्चन पहले भी ग्रुप कर में दूंगी। ड्रॉप कर सकते हैं मैडम, वहाँ पे कर देंगे। सर हम ऐसा करेंगे कि क्वेश्चंस के लिए ना अलग बना देंगे डीएसएम क्वेश्चन। वहां पे जो क्वेश्चन होगा, ताकि मैं जब आऊं 9 बजे मैं डायरेक्टली वही ग्रुप खोलूं और क्वेश्चन के आंसर कर दूं। जी जी, बेहतर है। अच्छा, एक बात, बीइंग अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा अपना स्किल शेयर करना चाहूंगा। आपके पास जो भी क्लाइंट आते हैं ना, रिलैप्स ये वो जो भी है, कभी भी आपने अपने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि आप ठीक नहीं हो सकते हो। याद रखना, क्योंकि हाँ आपका बिल्कुल। ठीक होना या ना होना, ये आपका कहना, उसके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन और उसके लिए एक बहुत बड़ी डिमोटिवेशन। इस चीज से वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता है, इस चीज से वो खुद अपने आप को ठीक भी कर सकता है। इट्स अप टू यू। तो कभी भी आपने अपने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि भाई आप ठीक नहीं हो सकते हो। और मैं इस चीज की शर्त शर्त लगा के आप लोगों से कहता हूँ, जिस मर्जी चीज का क्लाइंट ले आओ मेरे पास, जिस तरह का मर्जी ले आओ मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करके कहता हूँ, कोई मैं अपने आप को बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं उसके अंदर चीजें कुछ इस तरह की पैदा कर देता हूँ कि वो खुद ऑटोमेटिकली अपने आप को ठीक करने के ऊपर भागता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है। तो ये चीज होनी चाहिए। प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, अगर आप प्रोफेशनली अपनी इस फील्ड को लेकर के चलना चाह रहे हो, अपने अंदर ये स्किल पैदा करो कि यार हमने अगले के अंदर इस तरह से एक मेडिसिन का पौधा उगा देना है कि लाइक वो कहे कि मैंने ठीक करना है, खुद ही ठीक करना है, विदाउट मेडिसिन मैंने ठीक करना है। ठीक है, थैंक यू मैडम, काइंडली कंटिन्यू करें और वाइंड अप करते हैं, अगर क्लास हो गई है तो फिर। जी 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 सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बेसिकली एक थेरेप्यूटिक स्किल है आपका, कि आप अपने क्लाइंट को मोटिव, अब जैसे बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसमें भी हम क्लाइंट को यही कहते हैं कि आपकी चीज क्रिटिकल है, लेकिन जब हम साथ मिलके चलेंगे, काम करेंगे, तो ये चीज बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा वो ठीक हो। ये तो आपका अपना थेरेप्यूटिक स्किल है, बट यहाँ पर हम लोगों का वो डायग्नोस्टिक है क्लास है, इसमें हम डायग्नोसिस लेना, डायग्नोसिस करना सिखा रहे हैं, तो आई गेस थेरेप्यूटिक को सर थोड़ा सा साइड पे रखा जाए। हाँ, ट्रीटमेंट इनिशियल फर्स्ट एड जरूर बताएंगे, क्योंकि अगर हम डायग्नोसिस और थेरेपी को इकट्ठा कर देंगे ना तो इट विल क्रिएट अ मेस, जी जी, चीज नहीं बिल्कुल। समझ आएगी। बिल्कुल नहीं, मैं तो वैसे। अभी हम यहाँ पे ना डायग्नोसिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, थेरेपी का इंशाल्लाह हम फिर कोई आगे कोर्स रखेंगे जिनमें हम इनके थेरेप्यूटिक स्किल्स को और थेरेपीज को थोड़ा सा बूस्ट करेंगे जी जी, इंशाल्लाह। हम उसमें ये होगा ना, हम इंटर्नशिप के लिए नहीं रखेंगे, फिर उन्हें सिखाएंगे सब चीजें ना। मैं खुद सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा ये है कि मैं पाकिस्तान में जो बिल्कुल मैंने सर, विजिट बिल्कुल। किया है, पाकिस्तान में तो फारिग है, सच में पाकिस्तान में फारिग है, पाकिस्तान में कोई इतना प्रोफेशनली वर्क करता ही नहीं है। मैं सिखाऊंगा सर बाहर। मैं पाकिस्तान में खुद कर रही हूँ ना, तो वो कहते हैं ना कि आपको कहीं पे भी साइकोलॉजी सर्विस देने से पहले आपको अपनी कम्युनिटी का जरूर पता हो। अब जैसे मैंने ड्रग को जब डील किया हुआ था तो मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला कि पाकिस्तान में ये चीज नहीं चल सकती जो मैंने बुक से सीखी है। और तो आपकी चले सर, और क्लास को आपके सुमेरा, सॉरी, आपके इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, अगर आप, मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैंने अपनी पर्सनल क्लाइंट आपके पास रेफर की थी। बिल्कुल 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 सर, वो क्या जो बना, अच्छा उसका वो ठीक हो गई कि नहीं हुई किर्गिस्तान जुबान? की, किर्गिस्तान की सर जो थी। हाँ जी हाँ जी, वो ठीक हुई नहीं हुई, क्या बना उसका? सर मेरे उनके साथ 8 सेशन